हम देख रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा का चौथा अध्याय, जिसका भी भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन कैसे किया जाता है। राइट, इससे पहले हमने बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखे। उसके बाद में भी यदि गर्भ धारण किया जाता है और या फिर हम चाहें कि अनचाहे गर्भ को हटाना हो तो इस मेथड पे हम आते हैं। लेकिन इस मेथड में भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे कानूनी कार्यवाही की जाती है, कुछ नियमों का पालन किया जाता है, उसके बाद ही हम एमटीपी कराई जा सकती है या हम एमटीपी करा सकते हैं। राइट, तो आइए देखते हैं क्या होता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कहते हैं। यानी कि चिकित्सक की हेल्प से या डॉक्टर की हेल्प से हम अनचाहे गर्भ को हटाएं, उसी को हम क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। राइट, पूरी दुनिया में हर साल इम्पॉर्टेंट, पूरी दुनिया में हर साल हम बात करें तो लगभग 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा एमटीपी होती है बच्चों। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस रहते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए पहले एमटीपी को नॉर्मली करा लिया जाता था, बट कुछ चीज़ें देखते हुए हमारी सरकार ने इसको क्या कर दिया, लीगल बना दिया, या फिर लीगल नॉर्म्स का मतलब पालन करने के बाद ही हम एमटीपी करा पाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। ये जो डाटा है या जो आंकड़े हैं वो हमें याद रखने हैं हमारे एग्जामिनेशन के आधार पर। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में ये बहस जारी है कि चिकित्सक सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। देखो बच्चों, एमटीपी जो है अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि किसी महिला के साथ रेप किया जाए और रेप होने के बाद बच्चा कंसीव हो जाए और वो बच्चा उस लड़की को नहीं चाहिए होता है, तो वो एमटीपी करा सकती है। राइट, फिर हम कह सकते हैं कि कुछ जो परिवार होते हैं वो फीमेल चाइल्ड को या गर्ल चाइल्ड को नहीं चाहते हैं, तो इसके चलते भी वो क्या करवाते हैं, एमटीपी कराते हैं, जो कि बुरी बात है। तो इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि एमटीपी को रोक देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। तो इसके पीछे नैतिक, भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। राइट, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग क्यों? क्योंकि गर्ल चाइल्ड को हटाने के लिए एमटीपी कराई जाती है मोस्टली। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि हम तभी कर सकते हैं एमटीपी जब कोई बहुत सॉलिड रीज़न होगा तब। राइट, तो इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या और भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो अभी तक भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में होता है। क्यों? क्योंकि गर्ल चाइल्ड जो है अभी तक भी लोग नहीं चाहते हैं। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों आवश्यकता पड़ती है बच्चों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं को मुक्ति पाना है, मतलब जो अनचाही गर्भधारण है उससे मुक्ति पाना है। फिर चाहे वे लापरवाही से हो या असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं का कारण हो। मतलब बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एमटीपी करवाते हैं। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों से भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। कुछ ऐसी मतलब हम कह सकते हैं डेंजरस कंडीशन आती है जिसमें माता को या फिर उसके होने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है या उसकी जान जा सकती है। तो इस कंडीशन में भी एमटीपी कराना ज़रूरी हो जाता है। सगर्भता की अब देखो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब
ऐसा ही नहीं है कि आप 8वें महीने में जाकर के एमटीपी करा लें, आप 7वें महीने में जाके एमटीपी करा लें, नहीं। इसके भी कुछ नॉर्म्स हैं कि जब हम पहले 3 महीने में बात करें तो एमटीपी ईजीली कराई जा सकती है। इसमें सिर्फ एक चिकित्सक का परामर्श आवश्यक होता है, मतलब एक डॉक्टर आपको ईजीली सलाह दे सकता है। और क्या होता है, इसमें माँ और बच्चे को या माँ को कोई भी डेंजर नहीं होता है, उसकी जान जाने का खतरा नहीं होता है। और इसके अंदर हम जो एमटी पिल होती है, जो हमारी टर्मिनेशन की पिल होती है, वो खिलाई जाती है ताकि इजीली जो बच्चा है अबॉर्ट हो जाए, राइट। तो क्या होता है, सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इनिशियल 3 मंथ्स में इजीली एमटीपी हो जाती है, कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद मतलब जो नेक्स्ट 3 महीने आते हैं उसमें यदि एमटीपी कराई जाए तो डॉक्टर बेसिकली मना ही करते हैं। इसमें 2 चिकित्सक का जो सलाह होती है वो अनिवार्य होती है। मतलब मान लीजिए कि एक डॉक्टर ने आपको बोला कि हाँ ठीक है एमटीपी करा लीजिए, और दूसरे डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये क्रिटिकल हो सकती है, तो आप वो एमटीपी नहीं करा सकते कानूनी तौर पर। इज दैट क्लियर? तो जब हम मतलब इस 6 महीने के अंतराल में एमटीपी कराते हैं, मतलब जब हम द्वितीय तिमाही में एमटीपी कराते हैं तो उस समय थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, हो सकती है कि उस फीमेल की जान भी चली जाए। तो इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक हो सकता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से, सच में एमटीपी जो है बहुत ही ज़्यादा इलीगल तरीके से कराई जाती है, अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। तो एमटीपी जो है बच्चों बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में कराई जानी चाहिए। बहुत ऐसी कंडीशन आ जाए कि हाँ हमें एमटीपी ही करानी पड़ेगी तभी कराएं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग्स को स्कैल्प से क्या होता है कुचला जाता है, और पूरी जो यूट्रस होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, घाव हो जाते हैं, जो फर्दर प्रेगनेंसी के लिए क्या करते हैं, चांसेस को कम कर देते हैं, राइट। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्भेदन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि ये पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो कि पूरी तरीके से क्या है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने सगर्भता समापन देखा, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, कब कराई जाती है, क्यों नहीं करानी चाहिए, और क्यों ये हमने कानूनी तौर पर इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने इस वीडियो के तहत देखी है। आशा करती हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम किसके साथ, एसटीडी के साथ, यानी कि अब हमने देखनी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी होती है, किसके द्वारा होती है, और क्या क्या उसमें हम देख सकते हैं। तो जब तक धन्यवाद।